हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का MIC यानी माइनर वालों का जो साइकोलॉजी का एग्जाम्स होने वाला है, उनके VVIP जो टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, हम उनको लेकर आए हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने पहले भी बताया था कि जितने बच्चे जो लॉन्ग मैंने मेजर पढ़ाया था उस वीडियो को अगर देख लिए हो, जितने बच्चे मैंने आज जो माइनर का लॉन्ग पढ़ाया, माइनर का भी मैंने लॉन्ग पढ़ा दिया है, अगर उस माइनर के लॉन्ग को अच्छे से देख ले तो मैं लिख कर दे रहा हूं आज जो मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूं इसके लगभग 70% मेरे उस माइनर के लॉन्ग वाले क्वेश्चन से ही पूछ लिए गए हैं। मैंने पूरा टेक्निक बता दिया कि आखिरकार क्वेश्चन पूछा कैसा जाएगा, ऑब्जेक्टिव का शॉर्ट्स का क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। तो खैर कोई नहीं, फिर भी हमने 100 ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए बना दिया है। तो जरा इसका जवाब देते हुए आप लोग को साथ साथ चलना है। जितने बच्चे वीडियो पर नए जुड़ रहे हो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम आप सभी के लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लेके आते रहेंगे। और जो पुराने बच्चे वो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना, एहसान मानेंगे तुम्हारा वो, क्योंकि भाई ये कंटेंट कहीं मिलने वाला है नहीं। मैं एक एक वर्ड को पकड़ के लाया हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते। तो भैया पहला क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अर्थहीन पद का संप्रत्यय दिया है। अर्थहीन सब पद का, अर्थहीन का मतलब क्या होता है? ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जिसका कोई मीनिंग, कोई मायने नहीं निकलता है। तो ये देने वाले कौन है? एबिंगहॉस है। देखो प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे आपको थियरी मिलेंगे इसमें जो कि मैं बखूबी एक्सप्लेन करके बताऊंगा, कुछ ऐसे मिलेंगे जिस शब्द के मतलब भी जानने सफिशियंट है। तो एबिंगहॉस ने क्या किया है? अर्थहीन पद का संप्रत्यय दिया है। तो पहले का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क हो जाएगा। दूसरा, साक्षात्कार में कितने चरण होते हैं? ध्यान दीजिएगा बच्चों, साक्षात्कार, साक्षात्कार को इंग्लिश में कहते हैं इंटरव्यू कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसके 4 चरण में हम लोग आते हैं। कितने? 4 चरण में हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि उसमें होता है कि आपके बारे में जानना, आपको कंफर्ट फील कराते हैं। फिर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड फंक्शन होंगे, उस पर ध्यान दिया जाता है। फिर उसके बाद कह सकते हो कि आपके बारे में जान करके आपको विस्तृत नॉलेज, मतलब आपके ऊपर विस्तृत रिसर्च करना कि आपका स्वभाव है कैसा, उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। तो ये कह सकते हो कि ये कितने प्रकार के हैं? ख यानी 4 टाइप्स के होते हैं। यानी दूसरे क्या हो जाएगा? ख राइट आंसर होगा। तीसरे की बात करते, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अधिगम का नियम है? अधिगम का मतलब क्या होता है बच्चा? अधिगम का मतलब होता है लर्निंग होता है। क्या होता है? लर्निंग होता है, याद करना होता है। पता है, समझ में आ रहा है? यानी कुछ चीजें सीखना, जिसको हम लोग कहते हैं लर्निंग, यानी याद करने, सीखना। जैसे मान लो हमें खाना बनाने नहीं आता है, मान लो मुझे खाना बनाने नहीं आता है, तो मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करूंगा। यानी कोई भी अधिगम की घटना है, लर्निंग की घटना है, तो वो किससे होता है? वो प्रैक्टिस से होता है। किससे होता है? प्रैक्टिस से होता है, प्रयोग से होता है, बार बार परीक्षण करने से होता है। यानी आप जितना प्रयोग करोगे, जितना परीक्षण करोगे, उतना ही ज्यादा आपका जो कह सकते हो कि अधिगम है वो बिल्ड होता जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन अधिगम का नियम है? तो अधिगम का नियम कौन है? तत्परता का नियम। जी हाँ, ये भी है। अभ्यास, बार बार अभ्यास करने से आपका जो सीखने की क्षमता वो बिल्ड होता जाता है। जैसे मान लीजिए आपने एक बार साइकिल चलाना सीख लिया, क्या लगता है 10 साल बाद अगर आपको साइकिल देंगे तो आप नहीं चला पाओगे? चला लोगे, बेहिचक चला लोगे। आपने स्कूटी चलाना सीख लिया, क्या लगता है 5 साल बाद स्कूटी चलाने के लिए देंगे तो नहीं चला लोगे? यानी ऐसा लर्निंग जो आपका लाइफ टाइम के लिए, लंबे समय के लिए आपको मिल जाए, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे अधिगम कहते हैं। तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये तीनों के तीनों आते हैं। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी घ। तो तीसरे का क्या हो जाएगा? घ राइट आंसर हो जाएगा। चौथे की बात करते हैं, स्मरण एक रचनात्मक प्रक्रिया है, किसका कथन है ये? स्मरण का मतलब होता है कि ऐसी घटना जो आपके साथ पहले कभी घटा हो लेकिन आप भूल गए, लेकिन बाद में आपको फिर से वो चीज अगर दे दिया जाए करने के लिए, याद दिलाया जाए, तो आपको फिर से वो कहानी याद आ जाता है कि हाँ, मेरे साथ ये घटना घट चुका है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्मरण का फंक्शन कहते हैं। तो स्मरण एक रचनात्मक प्रक्रिया है। यह कथन किसने दिया है? तो बार्टलेट ने दिया है। किसने दिया बच्चा मेरे? तो बार्टलेट ने दिया। नहीं, चौथे क्या हो जाएगा? ग राइट आंसर हो जाएगा।
पांचवें की बात करें, आवश्यकता पदानुक्रम मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। आवश्यकता पदानुक्रम, इसका मतलब होता है आवश्यकता का मतलब जरूरत है, नीड है, और पदानुक्रम का मतलब क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया, यानी जरूरतें यानी सीक्वेंस, यानी जो स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाते हो। तो आवश्यकता पदानुक्रम मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो भैया ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो मैस्लो के द्वारा। मैस्लो का सिद्धांत पढ़ोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। मैस्लो के द्वारा क्या किया गया, प्रतिपादित किया गया, यानी पांचवें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। छठवां की बात करें, मनोविज्ञान की सबसे पहली विधि है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या कहता है, अपने आप को समझो, अपने आप को समझो, और अपने आप को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरनली खुद को समझना पड़ेगा। तो अपने आप को समझने के लिए इंटरनली प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो इसको कहते हैं अंतः निरीक्षण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा मेरे, अंतः निरीक्षण विधि, यानी मनोविज्ञान की सबसे पहली विधि क्या है, अंतः निरीक्षण विधि है। तो छठवें का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी क हो गया। सातवें की बात करते हैं, मनोविज्ञान शाखा है। मनोविज्ञान किसकी शाखा है, तो मनोविज्ञान विज्ञान की शाखा है। किसकी शाखा है, मनोविज्ञान विज्ञान की शाखा। लेकिन मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुआ है, तो दर्शन शास्त्र से हुआ है। किससे हुआ है, दर्शन शास्त्र से। तो ये पूछ रहा मनोविज्ञान शाखा है, किसकी ब्रांच है मनोविज्ञान, तो कह सकते हो कि क यानी विज्ञान की ब्रांच है। ठीक है, बातें समझ में आ रहा है, किसकी ब्रांच है मनोविज्ञान, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब मेरे बच्चे, कह सकते हो कि विज्ञान की क्या है, ये ब्रांच है। आठवां की बात करते हैं, मनोविज्ञान का जनक कौन था। तो मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो विलियम वुंट को कहते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो ये कौन है, विलियम वुंट है, जो क्या है, मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। आठवें का क्या हो जाएगा, कह सकते हो कि बी राइट आंसर होगा। नौवें की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन जैविक प्रेरक नहीं है। जैविक प्रेरक की अगर हम लोग बात करें, जैविक प्रेरक का मतलब होता है कि बचपन से लेकर के, क्या होता है, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक आपका शारीरिक विकास जो हुआ है, जिस चीज को डिमांड किया है, तो डिमांड किसका क्या, भूख, यौन यानी सेक्सुअल संबंधित बातें कर, प्यास, सत्ता प्रेरक। तो भैया भूख, यौन और प्यास, ये सब कह सकते हो जैविक घटनाएं हैं जो आपके साथ घटित होते रहे। लेकिन सत्ता प्रेरक यानी राजनीति वगैरह इससे संबंधित नहीं है। तो नौवें क्या हो जाएगा, घ राइट आंसर होगा। 10 की बात करें, क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है। क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत मैंने आपको बताया था, पुराने जमाने का जो विधि होता था सीखने का विधि, जैसे कुत्ते पे प्रयोग था, थॉर्नडाइक वगैरह सब, कोलरकॉफ का सब, बंदर पे प्रयोग किया गया था, बिल्ली पे प्रयोग किया गया था। याद आया, याद आया कुछ, तो ये कह सकते हो कि किसका था, पावलव का था। तो 10 का क्या हो जाएगा, आपका ग हो जाएगा, पावलव। 11 की बात करते हैं, भ्रम एक प्रकार का है। भ्रम पहले समझ लो क्या होता है। जैसे मान लो आपने बेल्ट निकाला, बेल्ट को मोड़ के ऐसे फेंक दिया बिस्तर पे, अंधेरा था, मतलब लाइट था, आपने लाइट बंद किया, अचानक से लाइट जला, देखा, आपको झटके से महसूस हुआ कि ये सांप है। होता है कि ऐसा महसूस होता है। यह मार्कर जैसे एकदम पेन की तरह लग रहा है, लेकिन इससे जब लिखोगे कॉपी में तो लिखाएगा नहीं। अगर किसी को ये लगता है कि इससे लिखा रहा, वो लिखने के लिए साइन किया, नहीं लिखाया, तो इसका भ्रम था कि ये पेन क्या है, ये पेन बस पेन की तरह दिखता है, लिखता नहीं है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भ्रम कहते हैं। तो भ्रम एक प्रकार का है, क्या है, प्रत्यक्षण है। ये प्रत्यक्षण को दिखाता है। जैसे वो आपको देख के मुस्कुरा रही, तो आपको लगेगा कि वो मेरे प्यार में गिर गई है या वो मुझे पसंद करती है, लेकिन बाद में उसके पास गए, एक्सक्यूज मी, हाँ भैया बोलिए, ये आपका भ्रम था, आपने बहुत कुछ सोच लिया। तो ये चीज होता है। लड़की मुस्कुरा के आपसे बात कर ली, अब मुस्कुरा के अरे भाई बात कर ली, फिटो एकदम सेटिंग है ये वो, अगर ऐसा कुछ होता है तो, और उसके मन में कुछ और चल रहा है, उसने आपके मन के मुताबिक बात नहीं किया, तो ये इसका मतलब ये भी कि आपको क्या था, एक प्रकार का भ्रम था। तो कुछ इस तरीके से बात यहाँ पे देखने को मिलता है। तो 11वां क्या हो जाएगा, 11 कह सकते हो ग राइट आंसर होगा, ये प्रत्यक्षण को बताता है। ठीक है, 12 की बात करते हैं, इनमें से कौन एक ज्ञानेंद्रिय का प्रकार नहीं है। ज्ञानेंद्रिय क्या होता है, ज्ञानेंद्रिय ऐसा कह सकते हो इंद्रिय जो किसी भी मैसेज को ब्रेन तक पहुंचा दे। हमारे ब्रेन तक मैसेज कौन पहुंचाता है, आंखें। देखे तो आंखें ब्रेन तक मैसेज पहुंचा रहा है पूरा, सुनते हैं तो वो ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है, बोलते हैं तो वो ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है, सूंघते हैं तो वो ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है, और हमारा जो त्वचा है, किसी को छूते हैं तो वो ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है। तो ये यानी आंख, कान, त्वचा, ये सब क्या है, ये सब कह सकते हो कि ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो 7 होती हैं, 2 इंटरनल भी होते हैं जो आंतरिक होते हैं, जो महसूस होती हैं। दांत कोई ज्ञानेंद्रिय का हिस्सा नहीं, यानी 12 क्या हो जाएगा, क यानी ए हो जाएगा। 13 की बात करते हैं, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना किस वर्ष हुई। मैंने ये चीज पहले बताया था, मैंने इसका डिस्कशन लॉन्ग क्वेश्चन में ऑलरेडी करवा दिया है।
और मैंने बताया था कि लॉन्ग क्वेश्चन करवा दिया, लॉन्ग वाला ही पूरा ऑब्जेक्टिव पूछेगा बकायदे। लॉन्ग वाला वीडियो देखे होगे, लॉन्ग वाला वीडियो देखना, वहां आपको देखने को मिल जाएगा। तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो 1879 में, जर्मनी। याद आया कुछ? जर्मनी में, विलियम बुंट। ठीक है, ठीक है। तो तेरा क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा 1879। 14 है, स्मृतिका का कौन एक प्रकार नहीं है? स्मृति का कौन एक प्रकार? स्मृति का मतलब क्या हो गया? मेमोरी हो गया। तो कौन है जो स्मृति का प्रकार नहीं है? तो अच्छी स्मृति क्या है? स्मृति का प्रकार में नहीं आता, यानी 14 क्या हो जाएगा? घ राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी डी। 15 की बात करते हैं। मनोविज्ञान डैश 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 का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? चेतन अनुभूति और व्यवहार, इन दोनों का अध्ययन करता है। चेतन अनुभूति का भी और व्यवहार का। अब चेतन अनुभूति क्या होता है? आप हमें देख रहे हो, बातें मेरी सुन रहे हो, समझ रहे हो, वो चेतन अनुभूति हो गया। ठीक है, व्यवहार यानी जो मेरा व्यवहार है आपको समझाने का, वो बिहेवियर हो गया। तो ये दोनों क और ख क्या है? दोनों, यानी राइट आंसर क्या होगा? 15 का ग हो जाएगा। ठीक है, 16 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन मनोविज्ञान की एक शाखा है? कौन है जो मनोविज्ञान की क्या है? एक शाखा है। तो असामान्य मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान या इनमें से सभी? तो मनोविज्ञान के अगर ब्रांचेस की बात करें तो कौन है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, तो 16 क्या हो जाएगा? ग राइट आंसर होगा। 17 की बात करें, मनोविज्ञान की सबसे वैज्ञानिक विधि है, क्या है? तो सबसे वैज्ञानिक विधि एक ही तो है, प्रयोगात्मक विधि। सबसे वैज्ञानिक विधि की अगर बात करें तो कौन है? प्रयोगात्मक विधि क्या है? सबसे वैज्ञानिक विधि, यानी 17 क्या हो जाएगा? ख राइट आंसर होगा। 18 की बात करें तो नेत्र गोलक की सबसे भीतरी परत है। नेत्र गोलक की यानी आंख का जो सबसे तीसरा लेयर होता है, आंख का जो तीसरा लेयर होता है वो कौन सा होता है? रेटिना होता है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा होता है? रेटिना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा नेत्र गोलक की भीतरी परत है तो रेटिना है, यानी 18 क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 18 क्या हो जाएगा बच्चा मेरे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, 18 का आपका ग राइट आंसर होगा। ठीक है, बात अगला करते हैं 19 का। निम्नलिखित में कौन एक सा फोटो रिसेप्टर है? तो भैया फोटो रिसेप्टर की अगर बात किया जाए ना तो कौन है? रॉड सेल और कौन सेल। मतलब फोटो रिसेप्टर का मतलब जो दिन में देखने में मदद करे और रात में। तो कौन सेल जो है वो क्या करता है? कौन सेल कह सकते हो कि आपको शंकु कोशिका जिसे कहते हैं, वो दिन में देखने में मदद करता है धूप वगैरह में, और रॉड सेल क्या करता है? रात में किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। ठीक है, तो ये दोनों होगा, क और ख। क्या है? 19 का कह सकते हो कि ग राइट आंसर होगा। ठीक है, 20 की बात करते हैं। मानव कान का सबसे भीतरी भाग कौन सा है? तो पिन्ना फ्रंट पे आ जाएगा और कोकलिया क्या हो जाएगा? सबसे भीतरी आ जाएगा। तो 20 का क्या हो जाएगा? ग राइट आंसर होगा। 21 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा एक जैविक अभिप्रेरक है? जैविक अभिप्रेरक यानी जो चीज हमें जरूरत पड़ती है नेचुरल नेचुरल तरीके से, जैसे भूख, प्यास, नींद। ठीक है, ये सब क्या जैविक है। तो इसमें आवश्यकता, उपलब्धि, संबंधता की आवश्यकता इनमें से कोई नहीं, या प्यास, प्यास क्या है? जैविक उत्प्रेरक है, यानी 21 का क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। ठीक है, 22 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन मनोविज्ञान की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? मनोविज्ञान चेतन और अनुभव का विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान मन और व्यवहार का, मनोविज्ञान चेतन और अनुभव का क्या है? विज्ञान है। ये एकदम परफेक्ट है, यानी 22 का क्या हो जाएगा? आपका क हो जाएगा। अगला है 23 डैश डैश डैश। रेटिना के केंद्र में वह क्षेत्र है जिसमें शंकु अत्यधिक केंद्रित होते हैं। तो कौन सा है? तो कह सकते हो कार्डिया। रेटिना के केंद्र में वह क्षेत्र है जहां शंकु क्या है? शंकु यानी कौन सेल क्या है? सबसे ज्यादा केंद्रित होता है, सेंट्रलाइज होता है। तो 23 क्या हो जाएगा? क राइट आंसर होगा। ठीक है, 23 क्या हो जाएगा बच्चा मेरे? क राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला बात है 24। निम्नलिखित में से कौन गेस्टाल्ट सिद्धांत है? कौन है जो गेस्टाल्ट सिद्धांत का हिस्सा है? तो निकटता जो है वो क्या है? वही गेस्टाल्ट सिद्धांत का क्या है? हिस्सा में आता है, यानी 24 से क्या हो जाएगा? ग राइट आंसर होगा। 25 की बात करते हैं। संवेदना के लिए है जबकि प्रत्यक्षीकरण के लिए क्या है? तो संवेदना प्रत्यक्षीकरण की हम लोग बात करें। प्रत्यक्षीकरण वही जो आपको भ्रम ना पैदा होने दे, जो आपको भ्रम पैदा बिल्कुल भी ना होने दे, वो क्या है? प्रत्यक्षीकरण के स्वाद और दृष्टि। हम जो देखते हैं वो क्या है? प्रत्यक्ष है। हम जो देखते हैं वो क्या है? प्रत्यक्ष है। हम जो खाते हैं वो क्या है? प्रत्यक्ष है, जो चीज हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, हम जो सूंघते हैं वो क्या है? प्रत्यक्ष है। तो 25 से क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। 26 श्रवण संवेदना की मूलभूत विशेषता क्या है? श्रवण का मतलब सुनना हो गया, संवेदना मतलब अच्छे से। ठीक है, तो श्रवण संवेदना की मूलभूत कह सकते हो कि क्या है? मूलभूत विशेषताएं क्या है? तो वो है तारता है, प्रबलता है और ध्वनि रूप है। ये तीनों के तीनों आते हैं। तो
26 से क्या हो जाएगा, घ राइट आंसर होगा, यानी उपरोक्त सभी। 27 की बात करते हैं, व्यक्ति जो कुछ भी अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं। हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, हम किसी चीज को छूते हैं और अनुभव करते हैं, तो जो चीज हम अनुभव कर रहे हैं, जो चीज हमें वास्तविकता में दिख रहा है, वो क्या प्रत्यक्षीकरण है, वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण के साथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का, आपका कह सकते हो कि का राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण। 28 की बात करते हैं, दृष्टि समायोजन आंख की किस संरचना में परिवर्तन के कारण होती है। दृष्टि समायोजन आंख की किस संरचना में परिवर्तन का कारण होती है। 28 की अगर बात करें तो किसका कारण होती है, तो वो कह सकते हो लेंस का कारण होती है। किसका होता है, तो ये कह सकते हो लेंस का कारण होती है। तो 28 से क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। 29 की बात करें, डैश 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 प्रत्यक्षीकरण को संवेदनाओं और उनके अर्थ के कुल योग के रूप में परिभाषित किया। डैश 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 ने प्रत्यक्षीकरण को संवेदनाओं और उनके अर्थ के कुल योग के रूप में क्या किया, परिभाषित किया। तो किसमें परिभाषित किया, तो गेस्टाल्टिस्ट ने प्रत्यक्षीकरण को संवेदनाओं और उनके कह सकते हो कुल अर्थ योग के क्या किया, रूप में परिभाषित किया। तो 29 से क्या हो जाएगा, क यानी ए हो जाएगा। 30 की बात करते हैं, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति शब्द हुई है, किससे हुआ है। तो मैंने पहले ही बताया था कि भैया पहला क्वेश्चन का ही है, तो ग्रीक नहीं बल्कि लैटिन शब्द से हुआ है। किससे हुआ है, लैटिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुआ। किसका, अगर बात करते हैं हम लोग मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं, तो 30 का क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। ठीक है। 24 दृष्टि संवेदना की विशेषता है। दृष्टि संवेदना यानी देखने की बात कर रहा है, तो देखने की जो संवेदना है उसकी विशेषता क्या है, तो कह सकते हो वर्ण, संतृप्त और दीप्ति, ये तीनों क्या है, देखने की दृष्टि की संवेदना की क्या है, विशेषताओं में से एक है। तो 31 का क्या हो जाएगा, आपका घ हो जाएगा राइट आंसर। 32 की बात करते हैं, दृष्टि संवेदना की संतृप्ति प्रकाश तरंग की डैश 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 से निर्धारित होती है। प्रकाश तरंग की किससे निर्धारित होती है, तो कह सकते हो कि बारंबारता और शुद्धता से। प्रकाश जिस हिसाब से आता है, आंखों पर पड़ता है और प्रतिबिंब बनाता है, उसकी बात करें तो बारंबारता से यानी बार बार से, और शुद्धता यानी प्योरिटी से मतलब रखता है। तो इसका क्या है राइट आंसर 32 का, कह सकते हो कि घ राइट आंसर है। ठीक है, क और ख ये क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं 33 की बात करते हैं, सबसे पहले किसने बताया कि संपूर्ण उसके भागों के योग से क्या है, अधिक है। तो वदाइमर ने क्या बताया कि संपूर्ण उसके कह सकते हो कि भागों के योग से क्या है, अधिक है। तो 33 से क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। 34 की बात करते हैं, डैश 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 में सभी व्यक्ति उद्दीपक का शुद्ध और सामान्य अर्थ लगाते हैं, जबकि डैश 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 में उद्दीपक का अर्थ अस्पष्ट रूप से गलत लगाया था। तो भ्रम में किसी भी चीज का जो उद्दीपक का अर्थ होता है वो अस्पष्ट तरीके से कह सकते हो कि रूप से गलत लगाया था, और प्रत्यक्षीकरण में क्या था, सब कुछ शुद्ध रूप से लगाया था। तो प्रत्यक्षीकरण और भ्रम क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो 34 से क्या हो जाएगा, घ राइट आंसर होगा। 35 की बात करते हैं, भैया इस पूरे वीडियो को समझना है तो मैं तो जो बता रहा हूँ उसको देखना ही पड़ेगा। साथ ही साथ अगर मैंने जो माइनर का लॉन्ग क्वेश्चन बताया ना उसको देख लेते तो ये आधा ज्यादा कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए एक बार माइनर के लॉन्ग को भी देख लेना। अल्पकालिक स्मृति की अवधि होती है, कितने सेकेंड की होती है अल्पकालिक, जो तुरंत याद रहता है, फटाक से क्या करते हो भूल भी जाते हो, तो लगभग 30 सेकेंड तक होता है। कितना, 30 सेकेंड तक होता है अल्पकालिक स्मृति, यानी 35 से क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। 36 की बात करें, ध्वनि संवेदन का स्थान सिद्धांत के यानी सिद्धांत डैश 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 के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ध्वनि संवेदन की हम लोग बात कर रहे थे, ध्वनि संवेदन जो था वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो हेल्महोल्ट्ज के द्वारा क्या किया गया था, प्रतिपादित किया था। यानी 36 से क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। 37 की बात करें, दुनिया के बारे में सामान्य ज्ञान और तथ्यों की स्मृति को कहा जाता है। दुनिया के बारे में सामान्य ज्ञान हो गया, और तथ्यों की स्मृति को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अर्थगत स्मृति कहते हैं। अर्थ यानी पृथ्वी की बात करें, अर्थगत स्मृति कहते हैं। यानी 37 क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। 38 की बात करते हैं, व्यक्ति को उत्तेजनाओं से अवगत कराती है डैश डैश डैश। कौन है जो व्यक्ति को उसके उत्तेजनाओं से क्या करता है, अवगत कराने का काम करता है। तो अवगत कराने का काम करता है, ये प्रत्यक्षीकरण का काम होता है। ये किसका काम होता है, तो 38 का ग क्या होगा, राइट आंसर होगा। जी हाँ बिल्कुल, 38 का क्या होगा, ग, बिल्कुल सही बात है। 38 का ग राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपका प्रत्यक्षीकरण राइट आंसर होगा। 39 की बात करते हैं, एबिंगहास के अनुसार भूलने की दर इसके तुरंत बाद अधिक होती है। किसके बाद, 2 दिन के बाद, 20 मिनट के बाद, अधिक से अधिक 30 दिनों के बाद, या 7 दिनों के बाद है जो भूलने की जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा अधिक होती है। तो किसके बाद, 20 मिनट अधिगम के बाद, यानी 20 मिनट सीखने के बाद भूलने की जो कह सकते हो गति होती है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा तीव्र होती है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
सबसे ज्यादा क्या होता है? तीव्र होता है। नहीं 39 का क्या हो जाएगा? ख सही होगा। 40 से बात करते हैं डैश 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 उत्तेजनाओं को अर्थ देती है। उत्तेजना यानी जो हवस की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो उत्तेजनाओं को क्या करता है? ये अर्थ देती है। मतलब कुल मिलाकर कहते हैं किसी काम के प्रति हवस जाग जाना, उसे हम लोग उत्तेजना कहते हैं, ठीक है। मतलब एक जुनून जिसकी हम लोग बात करते हैं, तो जुनून को अर्थ देती है। कौन देता है? अधिगम, भ्रम, प्रत्यक्षीकरण या संवेदना। तो भैया हमको तो प्रत्यक्षीकरण यानी कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण कैसा, जो वास्तविकता है वही क्या करता है? उत्तेजना को अर्थ देती है, ठीक है। अगर रियलिटी आपको पता चल जाएगा किसी के बारे में ना, तो आप ऑटोमेटिक उत्तेजित हो जाओगे उसके प्रति, ठीक है। तो 40 से क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। 41 की बात करते हैं ध्वनि संवेदन की तारता प्रधानता से निर्धारित होती है। किससे निर्धारित होती है? ध्वनि संवेदन की जो कह सकते हो कि किससे निर्धारित होता है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल से जवाब। तो वो होता है आपका किससे? ध्वनि की तीव्रता से ही क्या होता है? ये निर्धारित होती है कि संवेदन है कितना ध्वनि में, कितना बेस है, कितना जोर है। तो 41 का क्या हो जाएगा? ग राइट आंसर होगा। 42 की बात करता है डैश 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 अपराध करने से पहले अपराधी की मानसिकता को समझने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो कौन है जो अपराधी के मानसिकता को समझने की कोशिश करता है? तो आपराधिक मनोविज्ञान, फॉरेंसिक मनोविज्ञान है। फॉरेंसिक तो जब मर्डर हो जाता है, हत्या हो जाता है, उसके बाद जो रिपोर्ट आता है उससे पता चलता है कि इसकी हत्या की कैसे गई है। बट अपराधी अपराध करने से पहले अपराधी की मानसिकता को समझना है तो आपराधिक मनोविज्ञान के जरिए समझा जा सकता है, ठीक है। तो 42 से क्या हो जाएगा? ख राइट आंसर होगा। 43 की बात करते हैं डैश 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 हस्तक्षेप पीछे की ओर काम करता है और डैश 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 हस्ताक्षर आगे की ओर क्या करता है? काम करता है। तो कौन है जो पीछे की ओर काम करता है? हाँ, कौन है जो पीछे की ओर काम करता है और कौन है जो आगे की तरफ काम करता है? तो ये कह सकते हो अग्रोन्मुख पीछे की ओर काम करता है, पश्चिमोन्मुख आगे की ओर क्या करता है? काम करता है। तो 43 से क्या हो जाएगा? 43 का हो जाएगा आपका ग राइट आंसर होगा। 44 की बात करते हैं जब कोई व्यक्ति एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसकी पुतलियां जैसे अंधेरे कमरे में प्रवेश करोगे। ये मैंने किसने बताया था? ये चीज मैंने बताया था आपको लॉन्ग मेजर वाले में बताया था। जैसे अंधेरे में प्रवेश करते हो तो आपकी आंखें जो होती है वो क्या होती है? पुतलियां बड़ी होने लगती हैं, ठीक है। हाँ जी, फैलने लगती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वो पुतलियां क्या होती है? ऑटोमेटिक फैलना शुरू हो जाती है और फिर उसके बाद अचानक से सुख उठता है। तो एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करते उसकी पुतलियां डैश 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 ताकि उनकी आंखों में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। तो क्या होती है? पुतलियां सिकुड़ती है और ये सब जो होती हैं बल्क साइड की चीजें बड़ी हो जाती हैं, तो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो 44 से क्या हो जाएगा? ख सिकुड़ना। 44 से क्या हो जाएगा? ख सिकुड़ना। 45 की बात करते हैं जी बिल्कुल। 45 की बात करते हैं श्रवण के स्थान सिद्धांत को डैश 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 कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति और अनुनाद सिद्धांत कहते हैं। तो श्रवण के कह सकते हो कि स्थान सिद्धांत को क्या कहते हैं? आवृत्ति और अनुनाद का सिद्धांत कहते हैं। यानी 45 से क्या हो जाएगा? ग राइट आंसर होगा। 46 की बात करते हैं डैश 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 मनोविज्ञान की वह शाखा है जो मानसिक समस्याओं के मूल्यांकन और मानसिक बीमारी, असामान्य व्यवहार और उपचार से क्या है? उपचार से ये संबंधित है। हाँ जी, तो किस चीज से संबंधित है ये सब चीजें? तो कह सकते हो कि आपका असामान्य मनोविज्ञान से और नैदानिक मनोविज्ञान, इन दोनों से क्या है? ये संबंधित है। इन दोनों से क्या है? ये संबंधित है। यानी 46 से क्या हो जाएगा? क और ख दोनों हो जाएगा। 47 की बात करें ध्वनि संवेदन की प्रबलता प्रधानता से निर्धारित होती है। ध्वनि संवेदन की प्रबलता क्या होती है? प्रधानता से क्या होती है? प्रधानता से निर्धारित होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही जवाब ध्वनि की तीव्रता से निर्धारित होती है, ठीक है। ये रिपीट क्वेश्चन दे दिया है। तो 47 से क्या हो जाएगा? ग राइट आंसर होगा। 48 की बात करते हैं रंग दृष्टि के यंग हेल्महोल्ट्ज सिद्धांत के अनुसार केवल 3 प्राथमिकता रंग होती है। मैंने बताया था ना, मैंने एक बताया था ना क्या क्या होती है? तो रंग दृष्टि से, ठीक है, रंग दृष्टि से कौन सा कलर होता है? तो होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। तो मैंने बताया था RGB। कौन सा कलर होता है? RGB। ये RGB ही एक ऐसे कलर फंक्शन होते हैं जो दुनिया के हर कलर को बनाने की क्षमता रखता है। यानी 48 से क्या हो जाएगा? क राइट आंसर होगा। 49 की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन प्रतिधारणा की विधि है? तो प्रतिधारणा की विधि की अगर बात करें तो वो कौन है? तो वो है आपका प्रत्यावाहन विधि है, प्रतिभिज्ञ विधि है और पुनः सीखने की विधि भी है। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? घ हो जाएगा, ऊपर के सभी है। 50 की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन? विभ्रम कुछ ऐसा देखना या सुनना है जो वास्तव में है। भ्रम एक वास्तविक और संवेदी उत्तेजना की व्याख्या है। प्रत्यक्षीकरण वातावरण का एक व्यक्ति का तत्काल अनुभव है या
सभी के सभी क्या है, राइट आंसर है। तो ये क्या है, प्रत्यक्षीकरण वातावरण का एक व्यक्ति का तत्काल अनुभव है, यानी ये वास्तविकता ही क्या है, एक अनुभव है। तो 50 का क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। 51 की बात करता है, अल्पकालिक स्मृति को भी कहा जाता है। क्या कहा था, जो कम समय के लिए जो स्मृति याद रहती है तो उसे कहा था चलन स्मृति कहते हैं। तो 51 क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, यानी ख हो जाएगा। 52 की बात करते हैं, सीखने की प्रेरणा को बनाए रखा जा सकता है। बच्चों को बहुत ही आसान काम दे करके रट कर याद करने में, बच्चों को सजा देना, कह सकते हो महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की विधि। तो ये कह सकते हो कि बच्चों को बहुत ही आसान काम दे करके सीखने की प्रेरणा को बनाए रखा जा सकता है। बच्चों को आसान काम दोगे वो जल्दी करके आएगा, फिर उसके अंदर उत्तेजनाएं जन्म लेगी, फिर वो काम को क्या करेगा। तो 52 क्या हो जाएगा, का राइट आंसर होगा। 53 अवगमन में व्यक्तिगत कारकों को अन्यथा कहा जाता है। अवगमन में क्या होता है, व्यक्तिगत कार्य को अन्यथा कहा जाता है। तो ये कह सकते हो कि क्या कहा जाता है, तो अवगमन में कार्यात्मक कारक होते हैं। क्या होता है, अवगमन में कार्यात्मक कारक होते हैं, यानी 53 क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। 54 अवगमन एक है। अवगमन क्या है, तो अवगमन एक मनोशारीरिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है, एक मनोशारीरिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो कह सकते हो 54 क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। 55 की बात करते हैं, अवगमनात्मक संगठन का कौन सा सिद्धांत बताता है कि एक संतुलित आकृति बनाने के लिए उत्तेजनाओं को व्यवस्थित करने की प्रवृत्ति होती है जिसमें सभी भाग शामिल होते हैं। तो कौन है जिसमें क्या है, ये सारे के सारे भाग शामिल होते हैं। तो समरूपता का नियम है जिसमें सारे के सारे भाग क्या हैं, शामिल होते हैं। तो 55 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 56 की बात करें, कक्षा में प्रेरणा की कुंजी है। कक्षा में प्रेरणा कौन है जो आपको प्रेरणा देता है क्लास में, तो विषय वस्तु में निहित रुचि ही क्या है, विषय वस्तु में निहित रुचि क्या आपको प्रेरणा देती है, यानी जिस विषय वस्तु में जिस सब्जेक्ट में आपका मन लगता है वही आपको क्या करती है, प्रेरणा दी जाती है। ठीक है, तो 56 क्या होगा, ग होगा। 57 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सीखने के क्षेत्र में प्रेरणा का कार्य नहीं करता है। कौन है जो सीखने के क्षेत्र में प्रेरणा का काम नहीं देता है, तो वो कौन है, व्यवहार को अनुशासित बनाने के लिए। कौन है, व्यवहार को अनुशासित बनाने की जो प्रोसेस है वो कह सकते हो कि अनुमति नहीं देती है। ठीक है, तो 57 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 57 क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी घ। 58 की बात करते हैं, अवगमनात्मक संगठन का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत की गई संवेदी उत्तेजना की तुलना में हमारे कथित रूप से दुनिया को अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। तो कौन है जो अधिक महत्वपूर्ण इसको बनाता है, तो वह क्या है, पूर्णता का नियम ही जो है अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। ठीक है, तो 58 क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। 59 की बात करें कि दृष्टि संवेदना का वर्ण निर्धारण प्रकाश तरंग की डैश 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 क्या होती है, तो ये प्रकाश तरंग दर की कह सकते हो बारंबारता होती है जो बार बार आते हैं। ठीक है, तो 59 क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, ए हो जाएगा। 60 की बात करें, ध्वनि संवेदन के स्थान सिद्धांत का प्रतिपादन डैश 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 द्वारा किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया है हेल्महोल्ट्ज 1863 के द्वारा किया गया है। हेल्महोल्ट्ज 1863 के द्वारा क्या किया गया है, किया गया है। तो 60 का क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। 61 की बात करते हैं, मनोविज्ञान चेतन यानी चेतन अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान चेतन अनुभव का विज्ञान है, ये बात किसने कहा था, तो मनोविज्ञान एक चेतन अनुभव का विज्ञान है, ये बात कहने वाला कौन था, विलियम वुंड थे। ठीक है, तो 61 क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। 62 की बात करते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये बात किसने कहा था, तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये बात क्या था, वाटसन ने किया था। किसने कहा था, वाटसन ने कहा था। ठीक है, तो वाटसन ने कहा था मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, और वुंड ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान चेतन अनुभव का विज्ञान है। ठीक है, ये दोनों तैयार हो गया, वाटसन और वुंड। ये चेतन अनुभव का विज्ञान है और ये क्या कहता है, व्यवहार का विज्ञान है, वाटसन ने। ठीक है, 62 क्या हो जाएगा, 62 का हो जाएगा, क हो जाएगा, यानी ए। 63 की बात करें, संवेदना एक मानसिक प्रक्रिया है। तो संवेदना किस प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है, तो सरल मानसिक प्रक्रिया है संवेदना। ठीक है, संवेदना क्या है, तो सेंसिटिविटी की बात करते हैं, तो ये क्या है, एक सरल मानसिक संवेदना है। ठीक है, यह आसानी से सही हो जाता है। 63 का क हो जाएगा। 64 की बात करते हैं, अंतरदर्शन विधि संबंधित है, किससे संबंधित है, अंतरदर्शन विधि की अगर बात करें तो नन ऑफ दिस, इन सब में से किसी से भी संबंधित नहीं है, यानी 64 क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। 65 की बात करें, अभ्यास का नियम किससे संबंधित है, हाँ जी, अभ्यास का नियम क्या है, किससे संबंधित है, तो ये कह सकते हो थॉर्नडाइक से संबंधित है। अभ्यास का नियम अगर देखा जाए किससे संबंधित है, थॉर्नडाइक से संबंधित है। तो 65 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, थॉर्नडाइक। 66 की बात करते हैं, शिक्षण का सूझ सिद्धांत संबंधित है। तो शिक्षण का सूझ सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ग की बात करते हैं, कोहलर से संबंधित है। किससे संबंधित है, कोहलर से, यानी 66 का क्या हो जाएगा, ग राइट आंसर होगा, क्या, कोहलर से संबंधित है। 67 की बात करें, भूल एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है,
किसने कहा था? भूल एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है, ये बात किसने कहा था? तो कह सकते हो कि भूल की अगर बात करते तो ये बात कहने वाला कौन था? तो ये था एबिंगहॉस थे जिन्होंने कहा था। तो 67 क्या हो जाएगा? का राइट आंसर होगा। 68 की बात करें तो ग्राहक प्रक्रिया संबंधित है। ग्राहक प्रक्रिया यानी जो कस्टमर्स की हम लोग बात करते हैं वो प्रोसेस किससे संबंधित? संवेदना से। अगर आप उसे संवेदना पूर्वक बात करते हो, बहुत प्यार से आहिस्ते से बात करते हो, ठीक है, एक नीति अपनाकर बात करते हो, तो वो कस्टमर आपके लिए परमानेंट क्या हो जाएगा? बन सकता है। तो ग्राहक प्रक्रिया संबंधी किससे? तो यहाँ ग्राहक का मतलब क्या है? यहाँ पर मनोवैज्ञानिक वाले मेथड में, यानी जिसको मेंटल डिसऑर्डर है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 68 का क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। 69 की बात करें, निरीक्षण विधि संबंधित है। निरीक्षण यानी सर्वे का जो मेथड है वो संबंधित है। किससे संबंधित है? वाटसन से संबंधित है। तो 69 में क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। 70 की बात करते हैं, लाल का पूरक रंग है। लाल का पूरक रंग है, जो लाल में पूरा का पूरा क्या है? समाहित है। तो हरा रंग जो है लाल का पूरक रंग है, ठीक है। तो 70 क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। 71 की बात करते हैं, निरर्थक पद किसने दिया था? एक होता है सार्थक और एक होता है क्या? निरर्थक की हम लोग बात करते हैं। निरर्थक शब्द दिया था किसने? एबिंगहॉस ने दिया था, है ना। एबिंगहॉस जितने भी अननेसेसरी चीज है उसमें एबिंगहॉस का ही नाम जाएगा। तो 71 क्या हो जाएगा? कह सकते हो ख राइट आंसर होगा। 72 की बात करते हैं, विषय का स्वरूप संबंधित है। किससे संबंधित है विषय का स्वरूप? तो वो संबंधित है आपका भूलने से भी है और स्मरण से भी है। तो 72 क्या हो जाएगा? हाँ जी, 72 क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, दोनों से है। 73 की बात करते हैं, रेटिना एक भाग है। किसका भाग है? आंख का भाग है। रेटिना किसका भाग है? आंख का। ये तो इजी से क्वेश्चन है। तो 73 क्या हो जाएगा? आपका ग राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टि नियंत्रण होता है। भैया दृष्टि नियंत्रण किससे होता है? जो आपकी नजरें हैं, दृष्टि है, वो कंट्रोल किससे होता है? दृष्टि पालिश द्वारा होता है, ठीक है। तो 74 का क हो जाएगा। 75 का संरत पाली संबंधित है। तो संरत पाली किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका श्रवण से, यानी सुनने से संबंधित है, संरत पाली। तो 75 का क हो जाएगा, ठीक है। अभ्यास आवश्यक है। किस चीज के लिए आवश्यक है सबसे ज्यादा? अगर हम अभ्यास की बात करते हैं तो अभ्यास सबसे ज्यादा शिक्षण के लिए आवश्यक है। बिना शिक्षण का कुछ भी, बिना अभ्यास का कोई शिक्षण नहीं हो सकता है, यानी बार बार शिक्षण की जरूरत पड़ेगी। तो 76 से क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। 77 की बात करते हैं, पूरक रंगों की कुल संख्या है। जो पूरक रंग है, तो टोटल कितने पूरक रंग है? तो टोटल पूरक रंग 4 आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो 77 का क हो जाएगा। रंग अंधापन संबंधित है। तो रंग अंधापन की अगर बात करें तो वो किस कड़ी से संबंधित है? तो दृष्टि से संबंधित है। अंधापन है ना, तो दृष्टि से संबंधित है। स्पर्श, श्रवण या इनमें से कोई नहीं। स्पर्श यानी छूना, श्रवण का मतलब हो गया कह सकते सुनने की बात करें। तो रंग अंधापन संबंधित किससे? दृष्टि से संबंधित, यानी 78 का क्या हो जाएगा? क होगा। 79 की बात करते हैं, तो कोकलिया एक भाग है। तो कोकलिया किसका एक भाग है? तो भैया कोकलिया एक भाग किसका है? कान का है। वही जो कान का सबसे अंदर वाला पार्ट था, ठीक है। तो 79 का क्या हो जाएगा? कान का है, ख। क्या हो जाएगा? 79 का ख यानी बी हो जाएगा, जो कान का सबसे अंदर का भाग है। 80 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रेरक नहीं है? जैविक प्रेरक की अगर हम लोग बात करें ना, तो भूख, प्यास, नींद आना, ये सब क्या है? जैविक प्रेरक, यानी जो आपकी बॉडी की जरूरत है। तो प्रतिष्ठा कोई जैविक प्रेरक नहीं है। ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए जो अपने आप आ जाए, भूख अपने आप लगता है, नींद अपने आप आता है, और प्यास भी अपने आप लगता है, ठीक है। तो 80 क्या हो जाएगा? घ राइट आंसर होगा। 81 की बात करें, उद्दीपक का गलत प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? उद्दीपक की बात कर रहे हैं, तो ये उद्दीपक है। इसका गलत प्रत्यक्षीकरण क्या होगा? तो भ्रम ही है जो सबसे गलत प्रत्यक्षीकरण होगा। तो 81 क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। 82 की बात करें, पेवलोव के अनुसार अनुबंधन को कहा जाता है। पेवलोव के अनुसार क्या कहा जाता है? पेवलोव के अनुसार अनुबंधन को क्या कहा जाता है? तो टाइप एस कहा जाता है। क्या कहता है? टाइप एस कहा जाता है। तो 82 क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। 83 का प्रणोदन संबंधित है। तो प्रणोदन किससे संबंधित है? तो वो है प्रेरक से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रेरक से संबंधित, यानी 83 क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा, ठीक है। 84 की बात करें, कोहलर का शिक्षण प्रयोग आधारित है। तो कोहलर और कोफका की बात करते हैं, चिंपांजी पर था, बनमानुस पर था, ठीक है। पावलोव वगैरह था कुत्ते वगैरह पे कर दिया था, और स्किनर तो जो था वो तो चूहे पे कर दिया था। स्किनर जो था वो चूहे पे कर दिया था, ठीक है। तो कोहलर का शिक्षा प्रयोग है, ये सब मैंने लॉन्ग बताया हुआ है, ठीक है। मेजर में भी बताया हुआ है, तो मेजर वाले को जरूर देख लेना, छोड़ना नहीं है। तो ये कहते हैं चिंपांजी पर बताया जाए। 84 क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। 85 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन ग्राहक नहीं है? तो कौन कह सकते हो कि ग्राहक ने जो ग्रहण करने वाला कह सकते हो कि कड़ी नहीं है? तो वो क्या है? पीनियल ग्रंथि, नाक, आंख, कान, ये सब क्या है? ये सब ज्ञानेंद्रिय सब ग्रहण करती है। तो ग्राहक नहीं है, पीनियल ग्रैंड यानी जो इंटरनल है वो ग्राहक नहीं है। 95 का क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। प्रत्यक्षीकरण एक है, वास्तविकता ही क्या है? प्रत्यक्षीकरण है। तो ये अर्जित होता है और जन्मजात, ठीक है। तो 86 से क्या हो जाएगा? ये कह सकते हो ये अर्जित होता है।
कौन होता है प्रत्यक्षीकरण? क्या होता है? अर्जित होता है। हम क्या करते हैं जब जन्म लेते हैं तो जन्म से नहीं रहता है बल्कि हम सीखते हैं। तो 86 का क्या हो जाएगा? अर्जित यानी ख। 87 प्रत्यवान एक परीक्षण है। प्रत्यवान क्या है? कि एक परीक्षण का हिस्सा है। तो ये किसका हिस्सा है? धारण का हिस्सा है। किसका हिस्सा बच्चा मेरे? धारण का हिस्सा है। ठीक है, तो 87 क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। 88 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन धारण का परीक्षण है? तो धारण का परीक्षण कौन है? तो नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं धारण का परीक्षण है। 89 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन मनोविज्ञान की सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि है? मनोविज्ञान की सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि की अगर बात करेंगे तो वो प्रयोग ही है। प्रयोग के माध्यम से हम लोग सब कुछ क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं। यानी 89 में क्या हो जाएगा? ग राइट आंसर होगा। 90 की बात करें, कोविलिया अंग है, किसका है? अरे भैया सबसे आखिरी अंग है, सबसे इंटरनल पार्ट है, सबसे अंदर का पार्ट है, तो वो किसका था? ये कह सकते हैं कान का ही पार्ट था ना। ठीक है, पिल्ले जो था वो बाहर का था और कोलिविया क्या था? कान के सबसे अंदर का पार्ट है। तो कान का होगा। 90 का क्या होगा? खा होगा। 91 का कॉर्निया किसका अंग है? भैया आंख का अंग है। आंख के सबसे सेंटर वाले पॉइंट में सबसे तीसरा लेयर पे मिलेगा, कॉर्निया मिलेगा। माफ करना तो रेटिना मिलता है ना। तो लेकिन कॉर्निया कह रहा है ना, तो कॉर्निया आंख का ही पार्ट है। ठीक है, तो 91 क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा रंग दृष्टि का सिद्धांत है? तो कौन है जो रंग ऐसा है जो दृष्टि का क्या है? सिद्धांत के रूप में आता है? तो वो है विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत, जो है दृष्टि का सिद्धांत है। तो 92 क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। किसने दृष्टि का त्रिवर्ण सिद्धांत विकसित किया है? तो दृष्टि का त्रिवर्ण सिद्धांत विकसित करने वाला कौन है? यंग हेल्महोल्ट्ज है। ठीक है, तो यंग हेल्महोल्ट्ज जो है वो क्या है? कह सकते हो कि दृष्टि का त्रिवर्ण सिद्धांत के विकसित किया है। ठीक है, 93 क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। 94 की बात करते हैं कि किसने प्रत्यक्षीकरण का गेस्टाल्ट सिद्धांत विकसित किया है? प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं। प्रत्यक्षीकरण मतलब जो बच्चा जन्मजात नहीं होता, जो सीखता है, जो वास्तविकताएं होती है, वही क्या होता है? वही होता है आपका प्रत्यक्षीकरण होता है। तो प्रत्यक्षीकरण की अगर बात करते हो, वदाइमर ने क्या किया? प्रत्यक्षीकरण गेस्टाल्ट सिद्धांत को क्या किया? विकसित किया। यानी 94 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क हो जाएगा। ठीक है, 95 की बात करते हैं, 94 का ए यानी क हो जाएगा। 95 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्षीकरण की विशेषता है? तो कौन है जो प्रत्यक्षीकरण की विशेषता की लिस्ट में आता है? यह एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है, इसमें स्पष्टता होती है। यह चयनात्मक है, ये सिलेक्शन मेथड से होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्यक्षीकरण के लिए उद्दीपन आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। उद्दीपन, बिना उद्दीपन का प्रत्यक्षीकरण पॉसिबल ही नहीं। जैसे मैंने कहा ना, ये मार्कर है, मुझे लगता है कि इससे हम लिख सकते हैं, बट ये नहीं लिखा। यानी प्रत्यक्षीकरण अगर हमें पहले रहता तो हमें भ्रम नहीं होता, तो प्रत्यक्षीकरण के ही अपोजिट भ्रम पैदा हो सकता है। तो 95 की बात अगर करें तो घ राइट आंसर होगा, सबके सब, यानी डी राइट आंसर होगा। ठीक है, 96 की बात करें, प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण का अगर हम बात करें अर्थ क्या होता है, तो जाहिर से बात है उद्दीपक का सही ज्ञान, यानी इसके बारे में सही ज्ञान। अगर इसके बारे में सही ज्ञान नहीं है उद्दीपक के बारे में, तो आपको भ्रम पैदा होगा। तो इसलिए जिसके पास प्रत्यक्षीकरण का सही ज्ञान नहीं होता है ना, प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, वो हमेशा भ्रम में जीता है। इसलिए आप लोग वास्तविकता में चलो, आप लोग सही ज्ञान की तरफ बढ़ो, आपको कभी भ्रम पैदा नहीं होगा। तो भ्रम पैदा ना होने का सबसे बड़ा वजह ये होता है कि आपको प्रत्यक्षीकरण बहुत अच्छा है। ठीक है, तो 96 क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा। 97 के निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की विशेषता है? कौन है जो सीखने की विशेषता को क्या करता है? बढ़ाता है, बताता है। तो व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। यह अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। उपयुक्त सभी, सबके सभी क्या है? राइट आंसर है। यानी 97 क्या हो जाएगा? घ राइट आंसर है। 98 किस वर्ष मनोवैज्ञानिक को एक विज्ञान घोषित किया गया है? किस वर्ष मनोविज्ञान को क्या किया गया? एक विज्ञान घोषित किया गया है। तो वो किया गया 1879 में, जब एक प्रयोगशाला बनाया गया। विलियम वुंड बनाया ना जर्मनी में, एक जब प्रयोगशाला बनाया गया तब ये घोषित कर दिया था, यानी 1879 में किया गया। यानी 98 का क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। 99 का निम्नलिखित में से कौन स्थान सिद्धांत को प्रतिपादित, सिद्धांत के प्रतिपादक है? तो कौन है जो सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो हेल्महोल्ट्ज। जब भी कुछ ऐसा पटांग मिलेगा तो हेल्महोल्ट्ज लगा देना। 100 क्वेश्चन यह आपके लिए है। मानव श्रवण का विस्तार है। मानव कितना से कितना तक सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 55 से 79 हर्ट्ज, 45 से 67 हर्ट्ज, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपको आंसर कमेंट में बताना है। सबसे आसान है, ये बहुत जगह सुने होंगे। मानव सुनने की क्षमता की अगर बात करें तो कहाँ से कहाँ तक सुन सकता है, कितना हर्ट्ज तक सुन सकता है, तो ये आपको कमेंट में बताना है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका वीडियो। अगर इसको डिटेल में और समझना है ना, एक बार माइनर का लॉन्ग देख लेना, जो मैंने आपका डिस्कशन करा दिया, और एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि मेजर का आप लोग लॉन्ग जरूर देख लेना। अगर मेजर का लॉन्ग देख लिया, माइनर का लॉन्ग देख लिया, यकीन मानो ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। A to Z क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे।
इतना मैंने बता दिया है। तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते रहेंगे। हाँ, नया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो फ्री का मत समझना, बहुत मेहनत लगा है, ये हार्ड वर्क किया गया है इस पर। तो ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर करना, और जितने भी बच्चे हो तो ढेर सारा प्यार बरसाओ, लुटाओ, ठीक है? सब आप ही का है, आपका अपना परिवार है तनु क्लास। तो जोर शोर से इसको सपोर्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है प्यार बच्चों? चलिए, सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से और पूरे तनु परिवार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। और जितने भी बच्चे हैं जिनको कह सकते हो कि अभी तक क्रैश कोर्स या पैड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कह सकते हो कि ऐप पर जाना है, तनु क्लासेस सर्च करना है, वहाँ पर ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर वहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर कोर्स से संबंधित और भी नॉलेज ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, सब सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों? तो चलिए फिर नेक्स्ट मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।